हेलो जी, नमस्कार, की हाल चाल, कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेणियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेटा वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में, और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे बच्चों, 80-20 सीरीज में आपका फिर से मैं स्वागत करती हूं, और आज अपन करने वाले हैं चैप्टर नंबर, कौन सा वाला है मुझे फटाफट से कमेंट करके बता देना, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का हम एकदम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अपना नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठ जाओ, और यार तुम्हें ये सीरीज कैसी लग रही है वो भी मुझे कमेंट डाउन करके बता दिया करो कि मैम हमको बहुत बढ़िया लग रही है, हमारे लिए हेल्पफुल है, या फिर इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो थे हमको आ गए, हमने खुद सॉल्व करे। तो ये सारी चीज़ें मुझे बताते रहा करो, ताकि मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि यार हाँ यार तुम्हें पसंद आ रही है और तुम्हारे काम भी आ रही है सीरीज। तो ऑलरेडी मैंने सॉलिड स्टेट और सोल्यूशन चैप्टर का जो 80-20 सीरीज चल रही है ना, उसमें 2 वीडियोस अपलोड कर दिए मैंने इन चैप्टर्स के, तो आप देख लेना 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये 80-20 का मतलब क्या है, जो लोग नए जुड़े हैं हमसे उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि 20% इनपुट से 80% रिजल्ट मिलता है। कि हर चैप्टर में आपके पास ना 20% ऐसी चीज़ें होती हैं बेटा जो कि काम की होती हैं और बाकी की काम की नहीं होती हैं। तो बाकी भी ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं है, एग्जाम में हमको पता नहीं है कि भाई क्या आने वाला है, एकदम कोई ऐसे बहुत भयंकर प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते हैं 100% वाला, इसलिए पढ़ना सब कुछ है। लेकिन ये जो 20% चीज़ें हैं इन पे हमको ज़्यादा फोकस रखना है, इसको ना हमको एकदम हाईएस्ट प्रायोरिटी बनाना है कि ये 20% तो बहुत अच्छे से करना है, इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। ऐसा ही है। तो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ ना, इसको आपको नोट करना है अपनी कॉपी में। और मैं स्टार्टिंग में भी बोला था मैंने, जब मैं सॉलिड स्टेट का ले रही थी ना, कि बेटा एक कॉपी बनाओ, एक कुछ तो भी एक सिस्टम बनाओ और वहाँ पे लिखो, ताकि एग्जाम टाइम पे जब आप रिवाइज करने के लिए आप बारी आएगी ना, तो वीडियोस को देखना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ कॉपी से रिवाइज कर सकते हो अपने, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर थर्मोडायनामिक्स का बहुत शानदार वाले 820 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम V1 टू V2, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, जो आपका वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होता है मैम, वर्क डन इज इक्वल्स टू nRT लॉन क्या होता है बताओ, V2 अपॉन V1, क्या होता है V2 अपॉन V1, करेक्ट है, ठीक है। अब ये बोल रहा है हमें 1 मोल के लिए बताना है। 1 मोल का मतलब क्या हुआ बेटा, N1 दिया है, ठीक है। 1 मोल का मतलब क्या हुआ, N हमको 1 दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, RT लॉन V2 अपॉन V1। तो ये हो गया आपका वर्क डन, ये हो गया आपका वर्क डन। किसके लिए, वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स आइसोथर्मली, ठीक है, व्हेन इट एक्सपैंड्स आइसोथर्मली। ओके, अगर मैं इसको मैक्सिमम वर्क इसको मैं लॉन को चेंज कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये 2.303, फिर n की वैल्यू तो 1 ही है तो n को हटा दो, RT log V2 अपॉन V1, ये हो गया आपका दोनों के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया, बताओ सही है। चलिए, और आपको पता है क्या, ये कितने मार्क्स में आ सकता है मैम, मैं आपको हर क्वेश्चन में बता दूं कितने मार्क्स का आएगा, या आपको 1 मार्क में आएगा यार, सिर्फ 1 मार्क में आ सकता है आपको, सिंपल एकदम, ठीक है। हो सकता है 2 मार्क्स में भी पूछा जाए, हो सकता है आपको ये 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाए, लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क में आपको डायरेक्टली ये लिख देना है। बस इसमें पता है क्या चीज़ थी कि 1 मोल लिखा हुआ, तो 1 मोल को आपको यहाँ पे उसको पुट करनी है उसकी वैल्यूज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज दिस, इतना दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया आपको, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वाटर दे दी है, दैट इज -286 किलो जूल मोल इनवर्स दिया हुआ है आपको, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है द एंथैल्पी चेंज, आपको एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है फॉर द फॉर्मेशन, आपको एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 0.018 किलोग्राम्स ऑफ वाटर। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बता रही हूँ आपको, ये है आपका फॉर्मूला, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है आपका प्योर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। क्लियर है। अभी आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैम, नंबर ऑफ मोल्स होता है बेटा गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 0.018 kg, इसको ग्राम्स में लेके आए, कितना हो जाएगा मैम 18 ग्राम्स हो जाएगा, सही है कि नहीं, 18 ग्राम्स हो जाएगा ना, अपन 1000 से इंटू कर देंगे। उसके बाद
वाटर का मोलर मास कितना होता है? H2O बता दो यार जल्दी से, यहाँ पे लिखते हैं H2O मोलर मास कितना होता है इसका? मैम 2 × 1 + 16 कितना हो जाएगा? 18। तो ये हो जाएगा 18 कितना? 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए आपके? देखो मैं लिखती हूँ 18/18, ये हो जाएगा 1, ठीक है। इनटू यहाँ पे आपको दिया है कितना? -286 किलो जूल मोल इनवर्स। आपको ना सब में बेटा यूनिट्स तो लिखनी है, हर उसमें आपको यूनिट डेफिनेटली लिखनी है। तो आपका जो ये एंथैल्पी चेंज जो है, एंथैल्पी चेंज कितना आ गया? -286 किलो जूल मोल इनवर्स आ गया आपका एंथैल्पी चेंज, ठीक है। ये फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ये फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोट डाउन करो और ये पूरा अच्छे से इसको भी आपको नोट डाउन करना है। और अगर मैं इसको देखूं तो ये आपको 1 मार्क्स में आ सकता है क्योंकि इजी है, इतना एक स्टेप का ही क्वेश्चन था ये, आपको 2 मार्क्स में भी आ सकता है ये, ठीक है। और वैसे भी थर्मो तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। बढ़िया सा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। सो एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। समझ गए कि जब आपका जो टेम्परेचर है वो एकदम कांस्टेंट हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। अगर मैं बात करूं जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है दैट इज Q + W, दैट इज U मतलब डेल U = Q + W। अब मैं बोल रही हूँ कि यार कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं आया है, कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आया। इंटरनल एनर्जी भी क्या है? एकदम कांस्टेंट है, ना आ रही है ना जा रही है, अंदर से कोई ना एनर्जी जा रही है बाहर ना एनर्जी आ रही है बाहर, मतलब अंदर आ रही है, तो कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल U जो है ना, डेल U भी 0 है। अगर डेल U 0 है इसका मतलब ये W को इधर भेज दो, ये हो जाएगा W - Q। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ। अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस में देखें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम कैसे लिखेंगे? Q = नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। Q = व्हाट? नेगेटिव वर्क डन। सो इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इसको हम डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे बेटा? द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क डन बाय द सिस्टम। अब बाय द सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा जो एक डिराइव हमने जो किया है वो क्या आया है मैम? वो माइनस आया है, वो माइनस आया है। तो अगर वर्क डन माइनस है, अगर आपका जो वर्क डन है वर्क डन माइनस में, इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम खुद काम कर रहा है। मैंने बताया था आपको कि वंशिका मैम कौन है? सिस्टम है। तो वंशिका मैम खुद काम कर रही है, थक रही है, टायर्ड हो रही है, तो नेगेटिव में जा रहा है ना। तो यार वर्क डन, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है ना, अगर सिस्टम काम कर रहा है इसका मतलब नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव आने वाला है। इज इट क्लियर? नेगेटिव आने वाला है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? सबसे पहली चीज हमने ये देखी कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। दूसरी चीज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन क्या होता है? डेल U इंटरनल एनर्जी = हीट + वर्क, ठीक है। ये होता है आपका ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जब बोल रहे हैं तीसरी चीज कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अगर बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपकी इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो आपका Q जो है वो नेगेटिव वर्क डन में आ गया। और इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव वर्क डन हमें ये बताता है कि सिस्टम काम कर रहा है, कि सिस्टम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और इसीलिए वर्क डन क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? बताओ यस और नो। डन। और बेटा आपको ये क्वेश्चन ना आपको आराम से 2 मार्क्स में आ सकता है, आपको आराम से 2 मार्क्स में आएगा ये, ठीक है। तो 2 मार्क्स यहाँ पे डन 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 पक्के हो गए आपके, बहुत बढ़िया। और कितना इजी है यार, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था इसमें कि फर्स्ट लॉ पता होना चाहिए और ये आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन अगर सिस्टम कर रहा है तो नेगेटिव आएगा, तो वो आपको लिखना है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा? आपको कैलकुलेट करना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब कि HCl की एंथैल्पी कैलकुलेट करना है, डेल H। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने डेल H HCl का कैलकुलेट करना है, ठीक है। इफ बॉन्ड एंथैल्पीज, आपको यहाँ पे क्या दी गई है? आपको बॉन्ड एंथैल्पी दी गई है
H2 की, Cl2 की एंड HCl आर दिस रिस्पेक्टिवली। आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। क्या? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखो मैं बोल रही हूँ ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैंने बोला बेटा H2 प्लस Cl2 क्या देगा? 2HCl देगा, सही है क्या? H2 प्लस Cl2 हमें क्या देगा? 2HCl दे देगा। अब यहाँ पे गिवन क्या क्या है, एक बार गिवन लिखे जरा। अब यहाँ पे गिवन क्या क्या दिया बेटा आपको? मैम H और H की मुझे एंथैल्पी दी हुई है क्या? देखो फटाफट से, जल्दी फटाफट से देखो। क्या मुझे H और H की एंथैल्पी दी है मैम? दी हुई है कितनी? 434। बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ये जो आपको H2 लिखा हुआ है ना, इस H2 के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो दिया हुआ है अपन को यहाँ पे। तो ये दिया है 434 किलो जूल मोल इनवर्स, सही है। उसके बाद क्या दिया है? Cl, ठीक है, कितना है? 242 किलो जूल मोल इनवर्स, सही है क्या? बिल्कुल सही है। और क्या दिया है मैम? और HCl दिया है बेटा। HCl की कितनी दी हुई है आपको? 431 किलो जूल मोल इनवर्स। तो आपको ये तीनों चीजें दी गई हैं, H2 की, Cl2 की और इसकी, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ यहाँ पे कि अरे भैया डेल H, ठीक है, डेल H हमने क्या पढ़ा था? समीशन ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पीज। जब बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और बॉन्ड बन रहा है, जब बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक कर रहा है। द एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ पे क्या आएगा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, ब्रेक बॉन्ड्स, समझ गए? माइनस कर देंगे किससे? एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द बॉन्ड्स, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द बॉन्ड्स। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब यहाँ देखते हैं कि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, यहाँ देखो बेटा फटाफट से, बॉन्ड ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूं, किस किस का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा है मुझे बताओ। हमें इस पूरी रिएक्शन की क्या कैलकुलेट करना है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। तो अभी मुझे इसका बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा ना, H2 और Cl2 का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे H2 और Cl2 का बॉन्ड ब्रेक करना है तो टोटल कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखो HH और आपका Cl, इसको टोटल कर दो, इसका टोटल कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही तो करते हैं अपन, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। याद करो अपने जब थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। तो यहाँ पे H2 की कितनी है बेटा? 434 है, प्लस ये कितनी है? 242 है। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मैम 676, ठीक है। ये आ गया आपका बॉन्ड ब्रेक करने में इतनी एनर्जी लग रही है, टोटल बॉन्ड ब्रेक करने में इतनी एनर्जी लग रही है। चलो अब बात करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन की। बॉन्ड फॉर्मिंग के लिए कितनी लग रही है? तो बॉन्ड फॉर्मिंग में देख रहे हो 2HCl, तो हम क्या कर देंगे बेटा? 2 × HCl के लिए कितनी लग रही है? देखो फटाफट से यहाँ पे 431, तो ये आ गया इतना, इसको इंटू कर दो। 2 1 2, 2 3 6, 4 2 8, ठीक है। तो ये आ गया 462 किलो जूल पर मोल। इज इट क्लियर? तो हमने दो चीजें निकाली बेटा यहाँ पे, एक बॉन्ड ब्रेकिंग निकाला है और एक बॉन्ड फॉर्मिंग निकाला है। एक बॉन्ड ब्रेकिंग निकाला है और एक हमने क्या निकाला है? बॉन्ड फॉर्मिंग निकाला है। इज दिस क्लियर? चलो अब यहाँ पे फटाफट से डेल H कैलकुलेट कर लो। तो डेल H कितना हो जाएगा आपका? जो भी आपका बॉन्ड ब्रेकिंग में आया है माइनस जो आपका फॉर्मेशन में आया है, कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो ये आ जाएगा आपका -186 किलो जूल मोल इनवर्स। एक बार फटाफट से देखो क्लियर है? समझ गए? डन। अब यहाँ पे एक और चीज़ की बारी है। किसकी मैम? यहाँ पे हमको एंथैल्पी टोटल, लेकिन यहाँ पे मोल्स भी तो इंक्लूडेड है ना, यहाँ पे मोल्स भी तो इंक्लूडेड, टोटल एंथैल्पी निकालनी है हमको, हमने तो सिर्फ अभी ये निकाला है, तो मोल्स भी तो हमको इंटू करने पड़ेंगे उसके। मैम मोल्स कैसे निकालेंगे? ये तो बहुत बड़ी वाली दुविधा हो गई कि हम मोल्स कैसे निकालेंगे। तो बेटा आपको मोल्स निकालने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कितना, देखो यहाँ पे कैसे निकालोगे? डेल HF कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो? -186/2। इज इट क्लियर? क्योंकि मोल्स कैसे निकाले मैम? जो भी आपका टोटल है वो आपने मोल्स निकाल लिए, कितना आ जाएगा? 93। तो ये आ गया आपका -93 किलो जूल मोल इनवर्स, इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? डन। तो ये आ गया आपकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हमको बस ये निकालना था, ये जो है ना डेल HF, जो कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, हमको यही निकालना है। हमने ये पूरा प्रोसेस किया ताकि हमें ये मिल गया। n हमको पता है यहाँ पे 2 है,
2 आ गया n, तो हमने यहाँ से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल ली। समझ में आ गया? फिर से एक्सप्लेन कर दूँ एक बार फटाफट से सुनो। यहाँ पे हमने क्या किया, हमें पूछा गया था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है कि इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी है। अब ध्यान दो, यहाँ पे सबसे पहले बॉन्ड ब्रेकिंग का देखा हमने, तो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए H और Cl का बॉन्ड ब्रेक करना था, तो हमने क्या किया, देखो दोनों को प्लस कर दिया क्योंकि टोटल हमको चाहिए था। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड फॉर्मिंग, तो 2 × HCl कर दिया हमने, देखो ये कर दिया। ओके, अब हमने निकाला डेल H, ये निकाल दिया हमने डेल H, दैट इज -186 किलो जूल मोल इनवर्स। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे बेसिकली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, तो मैं इस फॉर्मूले में लगा दूंगी, इसको यहाँ पे रखा, इसकी वैल्यूज देखो यहाँ पे -186, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स 2 है, और यहाँ पे डेल H F हमने निकाल लिया, कितना आ गया, -93 किलो जूल मोल इनवर्स, -93 किलो जूल मोल इनवर्स। इज इट क्लियर? डन हो गया है क्या, बताओ यस और नो। चलिए, स्टेट एंड एक्सप्लेन हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। आपको हेस लॉ बताना है। आपको हेस लॉ तो बताइए क्या होता है कि यार देखो, मान लो कि कोई आपकी प्रोसेस हो रहा है, वो मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है, तो मल्टीपल स्टेप्स को काउंट करके हम एक एंथैल्पी चेंज बता सकते हैं। अगर मुझे डेल H बताना है, ठीक है, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, तो ये H1 है, ये आपका क्या है, ये देखो, ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, और ये क्या है, H4। तो H जो आपका डेल H है ना, डेल H मान लेते हैं, ये H4 निकालना है मुझे, H4। ठीक है, मैंने बोला कि मुझे H4 बता दो, H4 कितना है, तो कितना हो जाएगा बेटा, H1 + H2 + H3, ये समीशन कर देते हैं अपन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कैसे, हेस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल एंथैल्पी चेंज of a chemical reaction, total enthalpy change of a chemical reaction is independent of the path by which the reaction takes place, provided the initial and the final state remains the same। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, the enthalpy change of a reaction is equal to the algebraic sum of the enthalpy change of the individual steps। ठीक है, जो भी आपकी इंडिविजुअल स्टेप्स है उनका सम कर दोगे तो आपका एंथैल्पी चेंज आ जाएगा। तो जो भी इंडिविजुअल स्टेप्स हैं उसका आप क्या करेंगे, उसका आप सम कर देंगे, समीशन कर देंगे, तो एंथैल्पी चेंज आ जाएगा। एंड दिस इज नोन एज हेस लॉ, दिस इज नोन एज व्हाट, हेस लॉ। ठीक है, क्लियर है? बताओ यस और नो। सो द टोटल हीट चेंज डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एंड नॉट ऑन द इंटरमीडिएट स्टेप्स। तो टोटल हीट चेंज जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेप्स पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता, जो आपकी इंटरमीडिएट स्टेप्स होती है उस पे डिपेंड नहीं करता। हेस लॉ में क्या करते हैं, हेस लॉ में जो आपका टोटल एंथैल्पी चेंज है वो कैसे निकालोगे, जो जितनी भी इंडिविजुअल स्टेप्स है उनका आप समीशन कर दोगे, आपका टोटल एंथैल्पी चेंज आ जाएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज हेस लॉ। इज दिस क्लियर? डन। चलो, और ये आपको कितने मार्क्स में आने वाला है? अच्छा, मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो भी मैंने आपको नहीं बताया था, ये 2 मार्क्स में आ जाएगा आपको। ठीक है, और अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें तो ये तो आपको आराम से 3 मार्क्स में आ सकता है, ये तो आपको आराम से 3 मार्क्स में आ जाएगा। ठीक है, 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है आपको वो क्वेश्चन। चलिए यहाँ देखते हैं, राइट द फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, मान लो कि तुमने फ्रिज खोला, फ्रिज से तुम बर्फ लेके आए और बर्फ पिघल गई किसमें, पानी में। पानी जब एकदम फैल गया, तुमने उसको फिर से जमा दिया फ्रिज में, क्या हो गया, रिवर्स हो गया ना। ये तो बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, ये कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, जो आपका H2O जो था वो किस में था, पहले सॉलिड स्टेट में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो लिक्विड में आ गया, और रिएक्शन रिवर्स भी तो हो सकती है ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और लिक्विड से वापस सॉलिड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। अब क्या होता है, अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच दैट कैन बी रिवर्स्ड इन सच अ वे दैट बोथ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग रिटर्न एग्जैक्टली टू देयर ओरिजिनल स्टेट। सही है कि नहीं, कि यार जो आपका बर्फ थी, जो मान लो क्यूब्स थे, जो आपके आइस क्यूब्स थे, आपने उसको मेल्ट किया, वो पानी में आ गई, मतलब उसकी जो नॉर्मल स्टेट है, लिक्विड स्टेट, उसमें आ गई। अब लिक्विड स्टेट को आपने फिर से जमा दिया तो वो आइस के क्यूब में जम गई, मतलब सॉलिड स्टेट में आ गया, तो ओरिजिनल स्टेट को रिगेन कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो दैट इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसकी फीचर्स क्या है, एक तो ये वेरी स्लो प्रोसेस है, वेरी स्लो प्रोसेस है। ओके, उसके बाद एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, मतलब कि क्या, कि द सिस्टम रिमेन्स इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। हर स्टेप पे जब वो पिघल रही है बस वो आपकी बर्फ, तो वो हर स्टेप पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन करता है। ठीक है,
उसके बाद द प्रोसेस अकर्स ड्यू टू एन इनफाइनेटली स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है, बहुत ही छोटा डिफरेंस होता है प्रेशर और टेम्परेचर में। इट कैन बी रिवर्स, द प्रोसेस कैन बी रिवर्स, ठीक है। नो, कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होती है, नो लॉस ऑफ एनर्जी। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, ये सेकंड पॉइंट है, उसके बाद ये वाला थर्ड पॉइंट हो गया, फिर ये वाला फोर्थ है, कैन बी रिवर्स, फिर नो एनर्जी का लॉस, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे, और मैक्सिमम वर्क डन, मतलब अ रिवर्सिबल प्रोसेस गिव्स मैक्सिमम वर्क आउटपुट ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड रिक्वायर्स मिनिमम वर्क इनपुट। उसके बाद आइडियल प्रोसेस है, क्या है, आइडियल प्रोसेस है। तो ये सारे क्या हैं, ये फीचर्स है किसके, रिवर्सिबल प्रोसेस के, ये फीचर्स है किसके, रिवर्सिबल प्रोसेस के। और ये आपको आ जाएगा यार 2 मार्क्स में आ सकता है आपको, या आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितने मार्क्स में आएगा, 1.5 मार्क्स में आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। बट आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए, प्रेजेंट करना आना चाहिए, वहाँ पे आप कैसे प्रेजेंट करोगे, ठीक है। चलो, तो अब बात करते हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्या आपको पता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है, बताओ, क्या आपको पता है क्या कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क को हम कैसे लिखते हैं? यहाँ देखो फटाफट से, प्रेशर जो होता है बेटा, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, इज दिस क्लियर? प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब फोर्स इज इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल, मतलब कि कुछ बाहर से हमने प्रेशर लगाया है, इनटू ए, सही है कि नहीं, इनटू ए। अब मैं बोल रही हूं कि जो आपका वर्क डन है, जो भी आपका वर्क डन है वो क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। जो आपने वर्क लगाया, वर्क क्या होता है बेसिकली, फोर्स इनटू डिस्टेंस ही तो होता है ना वर्क, सही है कि नहीं, बताओ सही है कि नहीं, फोर्स इनटू डिस्टेंस ही होता है ना वर्क, ठीक है। तो अब यहाँ देखो बेटा, एक सेकंड रुकना जरा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे वर्क जो है, वर्क क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू डी, ठीक है, पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू डी हो जाएगा। अब ए इंटू डी क्या है, एरिया इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो ये आ गया आपका प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। तो जो भी आपका वॉल्यूम का चेंज है, ये क्या है आपका वॉल्यूम का चेंज, मतलब कि पी एक्सटर्नल डॉट V2 माइनस V1, पी एक्सटर्नल डॉट V2 माइनस V1, ठीक है। ये आ गया आपका क्या, वॉल्यूम का चेंज, इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 इफ, आपको क्या बोला है, कंबशन, ये पता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिखना है अच्छे से आपको, ठीक है। इफ डेल्टा, मतलब फॉर्मेशन आपको कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, एंड CO2 का इतना दिया हुआ है, इसका कितना H2O का इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो चलो पहले, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिखते हैं। तो CH4, ठीक है, CH4 प्लस 2O2, मतलब पहले तो एक काम करते हैं, नॉर्मल कंबशन का मतलब पता है क्या होता है तुमको, मीथेन को हमने पूरा कंप्लीटली ऑक्सीजन में झोंक दिया, पूरा कंप्लीटली क्या किया है, ऑक्सीजन में हमने डाला है, तो हमें क्या मिला है, CO2 और H2O मिला है, क्या मिला है, CO2 और H2O मिला है, इसको अपन बैलेंस कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखो बेटा, जो आपका डेल H होता है, जो आपका फॉर्मेशन ऑफ ये होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है, समीशन ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट, यही होता है, ठीक है, यही होता है, क्या बताओ, यस और नो, फटाफट से मुझे बताएंगे, यस मैम यही होता है, ठीक है। अभी आपको दिया क्या है बेटा, एक बार लिखे थे यहाँ पे अपन, आपको दिया हुआ है किसका, CH4 का दिया है, क्या बताओ कितना दिया है CH4 को, देखो यहाँ पे मैम -74.8 किलो जूल मोल इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है, ओके डन। फिर उसके बाद मैम H2O का भी तो दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी CO2 का भी दिया हुआ है, कितना है बेटा, -393.5 किलो जूल मोल इनवर्स, सही है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद डेल FH कितना, H2O, मतलब कि -285.8 किलो जूल मोल इनवर्स, ये दिया हुआ है। तो आपको ये तीनों चीज़ें दी हुई हैं। और एक और चीज़ देख लो कि जो आपका ये इसका है, जो आपका ऑक्सीजन का है बेटा, वो कितना है, 0, वाह, आपके ऑक्सीजन का कितना है, 0। चलो अब एक एक करके क्या करेंगे अपन ना, यहाँ पे पहले प्रोडक्ट की निकालेंगे, उसके बाद फिर अपन रिएक्टेंट की एंथैल्पी निकालेंगे। चलो प्रोडक्ट में क्या दिया हुआ है, CO2 प्लस 2H2O, CO2 का कितना दिया है मैम, -393 दिया हुआ है 0.5, ओके, प्लस कर देंगे कितना, 2 इंटू H2O का कितना दिया हुआ है मैम,
285.8 दिया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको आप कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, -393.5 प्लस यहाँ पे इसको 2 को इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 1 8 2 16 1 5 2 10 1, यहाँ पे 16 17 1 2 2 4 5, ठीक है, कितना आ गया आपको, ये माइनस में आया है, ये आ गया है आपको माइनस में। अभी आप इसको कैलकुलेट करेंगे, फटाफट से मुझे यहाँ पे आंसर बताएंगे कि कितना आंसर आया है आपका। ये आपका प्रोडक्ट का है, ठीक है, ये आपका किसका है, प्रोडक्ट का निकाला है। अब ऐसे ही हम रिएक्टेंट का निकाल सकते हैं क्या, बताओ, ऐसे ही हम रिएक्टेंट का निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल से आपको इस फॉर्मूले में रखना है। डिफिकल्ट पता है आपको क्या लग रहा होगा कि मैम ये रिएक्शन ही नहीं पता हमको, है ना, तो इस रिएक्शन को लिख लो, आगे भी ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, इससे ज़्यादा बहुत भयंकर वाला कोई क्वेश्चन देते नहीं है। अगर देंगे भी, कंबशन वाला क्वेश्चन देंगे भी, तो एज इट इज़ यही वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसके अलावा कोई क्वेश्चन फ्रेम करके नहीं देंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि यार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों को, ठीक है। चलिए यहाँ देखो, ये हो गया आपका CH4 प्लस 2 इंटू कितना है आपका, ऑक्सीजन का मैम 0 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस मतलब कि -74.8, ठीक है। ये आ गया आपका रिएक्टेंट का, ये आ गया आपका रिएक्टेंट का। चलो इसका भी कैलकुलेट करते फटाफट से, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -96.51 समथिंग, ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट का, और ये हो गया रिएक्टेंट का। तो अगर मुझे टोटल निकालना है, मतलब मुझे अगर टोटल निकालना है कंबशन किसका, एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन मुझे अगर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये -96.51 -74.8, कितना हो जाएगा, ये फटाफट से लिखो इसको, -96.51 प्लस 74.8, इट विल कम एज, ठीक है, समथिंग इतना आएगा कुछ तो भी 03 किलो जूल मोल इनवर्स। इज इट क्लियर? तो पता है क्या करना था यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था, कौन सा वाला, ये वाला, ओके। दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए था, बस। अगर आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से पता है, अब तीसरी चीज़ क्या पता होनी चाहिए थी, कैलकुलेशन कैसे करना है। प्रोडक्ट का लिख लो पहले, फटाफट से प्रोडक्ट का लिख लिया अपन ने, रिएक्टेंट का लिख लो, रिएक्टेंट का लिख लिया, दोनों को माइनस कर दो। पहले प्रोडक्ट का लिखा, प्रोडक्ट का सम कर दिया, रिएक्टेंट का सम कर दिया, दोनों को माइनस कर दिया। देखो फिर से बताऊं, प्रोडक्ट का जो क्या है सम किया, समीशन मतलब सम, रिएक्टेंट का सम किया, और फिर हमने दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो गया। और ये आपको आ जाएगा कितने में, दो या फिर कितने मार्क्स में आएगा ये, यहाँ पे ना एक सेकंड रुको जरा, ये है आपका माइनस, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है, सही तो आया है बट इसको थोड़ा सा पॉइंट में गड़बड़ हो गया है ये, ठीक है, पॉइंट में गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा आपका -965.1, हाँ ठीक है, अभी सही है। तो ये आ जाएगा आपको कितना, ये दिया हुआ है आपको -890.3 किलो जूल मोल इनवर्स। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो ये आ गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बताना है आपको कि डिफाइन द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन। ओके चलिए, तो द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन का मतलब पहले यहाँ पे देखो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो फ्यूजन का मतलब यही होता है बेटा, फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट कांस्टेंट प्रेशर विदाउट एनी चेंज इन द टेम्परेचर। तो एंथैल्पी ऑफ क्या, सॉलिड, और कन्वर्ट हो रहा है किसमें, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड। तो सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन हो रहा है किसमें, फ्यूजन में। और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का है। अब आप पूछेंगे मैम 4 मार्क्स से कैसे हो गया, या फिर ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का आ जाएगा, कैसा, ये टोटल आपको 3 मार्क्स का है। तो ये आपको 1 मार्क में हो गया, ये आपको 2 मार्क में हो गया। अगर ये 4 मार्क्स में आता है तो बेटा ऊपर वाला जो है आपका वो भी 1 मार्क का ही होगा, लेकिन नीचे वाला 3 मार्क्स का है। तो ये मैम नीचे वाला जो क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वर्क, ये इतना जरूरी क्यों है। तो चलो इसको अपन करते हैं फटाफट से कि ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है ये क्वेश्चन, ठीक है।
क्या लिखा है आपको, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वर्क डन आपको यहाँ पे निकालना है। चलिए निकालते फटाफट से कि मैक्सिमम वर्क के लिए क्या एक्सप्रेशन होने वाला है। ओके, हमने इसको क्लास में बहुत अच्छे से किया था, फटाफट से अगर अपन यहाँ पे करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हमने कैसे किया था इसको। ठीक है बेटा, वर्क डन क्या लिखा था हमने, वर्क डन होता है जो आपका प्रेशर है इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अगर मैं इसको क्या करूंगी, अरे वॉल्यूम, ओके, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगी तो मैंने लिखा है यहाँ पे डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू यहाँ पे पी एक्सटर्नल डॉट डी वी। ठीक है, पी एक्सटर्नल डॉट डी वी। अब चेंज इन द प्रेशर, मुझे बताओ क्या होता है, मेरे साथ साथ लिखते जाओ ताकि तुम्हें भी समझ में आ जाए। क्या होगा, P2 माइनस P1। ओके, डेल P इज इक्वल्स टू, वो आ जाएगा अभी माइनस। ठीक है, P2 माइनस P1 होता है। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको लिखा DP। DP का मतलब पता है क्या होता है, मतलब कि बहुत छोटा चेंज बेटा। P, मैंने P2 को लिखा P, इसको लिखा मैंने P एक्सटर्नल, तो मैंने P2 को क्या लिखा है बेटा, P लिखा है, और मैंने P1 को क्या लिखा है, P एक्सटर्नल लिखा है। ठीक है, मैंने P2 को P लिखा है, यहाँ पे P आ जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको क्या लिखा है, P एक्सटर्नल लिखा है। डन, यहाँ तक समझ में आया, बताओ यहाँ तक समझ गए क्या किया है हमने। ओके, तो सबसे पहला जो आपका हो गया, इसको हटाओ साइड में थोड़ा सा, यहाँ देखो जो आपका ये वाला है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और ये वाला जो है कि इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। इज दिस क्लियर? चलिए, अब जो आपका P एक्सटर्नल है, P एक्सटर्नल यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या होता है, कितना आ जाएगा मैम, P एक्सटर्नल आ जाएगा, P एक्सटर्नल को इधर भेज दो, या फिर इसको इधर भेज सकते हो आप, तो आ जाएगा P माइनस डी पी। सही है, P माइनस डी पी। तो अब इसको अपन सेकेंड वाला इक्वेशन ले लेंगे, या फिर इसको थर्ड ले लेते हैं। चलो इसको हम थर्ड ले लेते हैं। समझ गए क्या किया हमने, यहाँ पे हमने सिर्फ P एक्सटर्नल की वैल्यू निकाली है। अब जो आपका फर्स्ट वाला है ना, उसमें P एक्सटर्नल को रख दो, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, P एक्सटर्नल की जगह क्या रखोगे बेटा, P एक्सटर्नल की जगह रख दोगे आप, माइनस को बाहर रखना है आपको, माइनस P माइनस डी पी और डी वी। समझ गए? क्लियर है क्या, बताओ यस और नो, यस और नो, यस और नो। चलिए आप क्या करेंगे, इसको इंटू अंदर कर दो, तो P का इंटू डी वी के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस P डी वी। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा dp डॉट dv। अब बेटा dp डॉट dv को हम क्या कर देंगे, एकदम नेग्लेक्ट कर देंगे, बिल्कुल ही है ही नहीं ये, तो ये पूरा टर्म जो है हम इसको 1 मान लेंगे। अगर मैंने पूरा टर्म 1 मान लिया, अगर मैंने पूरा टर्म 1 मान लिया, तो यहाँ पे जो dw है, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, माइनस P डॉट डी वी। क्या आ जाएगा, माइनस P डॉट डी वी आ जाएगा। इज दिस क्लियर? चलिए अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो डी डब्ल्यू को हमने इंटीग्रेट किया, फाइनल माइनस मतलब फाइनल और इनिशियल, और यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेट किया, रुको एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेट किया, ये हो जाएगा आपका V2 से V1 तक P डॉट डी वी, P डॉट डी वी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो कितना आ जाएगा मैम, W आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो सही है कि नहीं, बताओ, W आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, यस और नो। यहाँ पे सही लिखा है, इसको अपन ने 1 लिया है। ठीक है, इसको अपन ने क्या माना है, यहाँ पे 1 माना है। इज दिस क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये आ गया माइनस P डॉट डी वी, V2 से V1 तक, V2 से V1 तक। हमने क्या कर दिया, हमने सिर्फ जो आपका W लिखा था उसको इंटीग्रेट कर दिया। अब एक और चीज़, मैं P की जगह लिख सकती हूँ PV इज इक्वल्स टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन होती है। PV इज इक्वल्स टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं P लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, NRT अपॉन V। सही है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया W इज इक्वल टू, P की जगह क्या लिखेंगे बेटा, P की जगह लिखा मैंने, यहाँ देखो क्या लिखा, NRT और dV अपॉन V। समझ गए क्या लिखा, NRT dV अपॉन V, NRT dV अपॉन V। अब इस NRT को बाहर निकाल दो, ये निकाल दो बाहर निकाल दो NRT, और इंटीग्रेशन करेंगे अपन dV अपॉन V का V2 से V1 तक। देखो इंटीग्रेशन करेंगे अपन dV का V2 से V1 तक। इज दिस क्लियर? चलो यहाँ पे लिखते हैं फटाफट से, क्या हो जाएगा ये आगे, W इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो माइनस NRT। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉन V, और कहाँ से कहाँ तक, V2 से V1 तक। क्या हो जाएगा, V2 से V1 तक, माइनस NRT लॉन V2 माइनस लॉन V1।
अब लॉन ए माइनस लॉन बी क्या होता है मैम, इसको डिवाइड में लिख सकते हैं अपन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा V2 अपॉन V1, तो W जो है वो कितना आ गया माइनस NRT लॉन V2 बाय V1 आ गया, समझ गए। ये हमने पूरा मैक्सिमम वर्क डन, और बेटा ये ज़्यादा मार्क्स का ही आएगा क्योंकि पूरा डेरिवेशन है, ये पूरी डेरिवेशन कंप्लीट डेरिवेशन है ये, ठीक है। ये लॉन को हटा सकते हैं अपन, लॉन को हटा के अपन यहाँ पे 2.303 NRT लॉग V2 अपॉन V1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको प्रेशर के टर्म्स में भी अपन लिख सकते हैं, प्रेशर के टर्म्स में भी अपन इसको लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ये हो गया आपका प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, ये हो गया क्या आपका प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन हो गया। दिस क्लियर, बताओ। चलो नेक्स्ट करते हैं, डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। 1 मार्क में आएगा आपको, ये आएगा तो मुश्किल से मुश्किल 2 मार्क्स, बहुत कम, बहुत रेयर आ सकता है लेकिन आ सकता है। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a substance is formed from its constituent elements in their most stable standard states under standard conditions। तो जब रिएक्टेंट से, मतलब कि वो बोल रहा है प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, कब बन रहा है स्टैंडर्ड स्टेट में बन रहा है, कब बन रहा है स्टैंडर्ड स्टेट में बन रहा है बेटा। 1 मोलार कंसंट्रेशन है, 1 बार प्रेशर है, 298 केल्विन है और स्टेबल है, इन सब कंडीशंस में क्या बन रहा है प्रोडक्ट बन रहा है, वो भी कितना 1 मोल। लेकिन किससे बन रहा है रिएक्टेंट से बन रहा है जो कि खुद भी 1 मोल है, ठीक है, जो भी खुद भी क्या है 1 मोल है। तो द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि फॉर्म हो रहा है ना, प्रोडक्ट क्या हो रहा है फॉर्म हो रहा है, इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, मतलब कि रिएक्टेंट से बन रहा है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटम्स में ब्रेक हो जाना, तो द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस एटम फ्रॉम एन एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। फॉर एग्जाम्पल सोडियम जो है बेटा, सोडियम ब्रेक करेगा, ठीक है, सोडियम ब्रेक करेगा, क्या बना लेगा, ये देखो। तो यहाँ आप क्या बोल रहे हैं कि द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, ये क्या हो गया आपका गैसियस एटम बन गया, फ्रॉम एन एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। ओके क्लियर है, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम, ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा हुज वैल्यूज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। सिस्टम में कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती है, इस पर डिपेंड नहीं करती है कि बाकी जो एनवायरमेंटल चीजें हैं उस पर नहीं, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं, कितना मैटर है, ठीक है, दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी आपको डिफाइन करना है और एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन आपको डिफाइन करना है और कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तुमको पता है ये क्वेश्चन बेटा आपको 4 मार्क्स में आएगा पक्के में, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स इतना स्कोरिंग चैप्टर है ना, आपको ये आपको हर क्वेश्चन इतना देखने को मिल जाएगा। चलो फटाफट से करते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू break 1 mole of a particular bond in the gaseous molecule to form gaseous atom। एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक करना है ताकि उसको हम एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन क्या है, इट इज द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म गैसियस पॉजिटिव आयन। जो हमने अब सोडियम का डिस्कस किया था ना, वो इधर का था, सोडियम जो है ये आयन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे जो आपका आ जाएगा, मान लेते हैं कि कोई आपका क्या बोलना चाहिए, कैसे हो सकता है, ये एक बड़ा सा कोई ग्रुप है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे क्या हैं एटम्स हैं, इसमें ना बहुत सारे क्या हैं एटम्स हैं। अब इसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए ताकि ये अलग अलग एटम में ब्रेक हो जाए, दैट इज एटमाइजेशन। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन
फ्रॉम 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैशियस एटम टू फॉर्म गैशियस पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आपको इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है और आपको गिवन क्या है, आपको ये 2 रिएक्शंस गिवन है और इनकी जो एंथैल्पीज है वो गिवन है। तो आप कैसे करेंगे, आप फटाफट से देखते हैं एक बार। ये जो फर्स्ट रिएक्शन देखो, इसको मैं क्या करती हूँ, मुझे ना Fe जो है, जो आयरन है, वो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए और मेरे को दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे एल्यूमिनियम दिया हुआ है ना। तो क्या करेंगे बेटा, जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है उसको रिवर्स करके लिख सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना, रिवर्सिबिलिटी के रिवर्स करके लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे एट द एंड Fe2O3 राइट हैंड साइड पे चाहिए और Fe जो है वो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं ना ये जो रिएक्शन है इसको मैं रिवर्स करके लिखती हूँ। ठीक है, ये जो आपकी रिएक्शन है मैं क्या करती हूँ, इसको रिवर्स करके लिखती हूँ। तो एक बार देखते हैं कैसे होगा, रिवर्स करके लिखते हैं इसको, चलो फटाफट से। तो इसको यहाँ पे पहले लिखते हैं 2 एल्यूमिनियम प्लस क्या दिया है आपको, Fe2O3। कितना दिया है, Fe2O3 दिया है। कितना बना है इससे, 2Fe प्लस Al2O3 ये बना है। ठीक है, ये बना है। हमने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स जैसे किया मैंने, यहाँ देखो, इसको मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो ये हो गया 2Fe प्लस Al2O3। ठीक है, दिस गिव्स 2Al प्लस Fe2O3। ओके, अब अगर मैंने इसको रिवर्स किया है तो इसकी जो एंथैल्पी है वो भी रिवर्स हो जाएगी, समझ रहे हो, इसकी जो एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना दिया आपको, 847.6। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका डेल H इज इक्वल्स टू 847.6 किलो जूल मोल इनवर्स। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया, रिवर्स करने का मोटिव क्या था कि मुझे Fe ना लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए था, इसलिए मैंने उसको रिवर्स कर दिया। अभी सेकेंड वाली रिएक्शन देखें क्या है, सेकेंड वाली रिएक्शन देखो क्या है, 2Al प्लस 3/2O2। देखो यहाँ पे ये 3/2O2, तो इसको तो हम यही रखेंगे। तो सेम लिखते हैं 2 एल्यूमिनियम प्लस 3/2O2। तो 2 एल्यूमिनियम प्लस 3/2O2। ठीक है, ये क्या दे रहा है अपन को, ये दे रहा है Al2O3। ठीक है, ये दे रहा है Al2O3 और इसका एंथैल्पी चेंज कितना है, -1670। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेल H इज इक्वल्स टू -1670 किलो जूल मोल इनवर्स। इज दिस क्लियर? किलो जूल है सिर्फ। ठीक है, किलो जूल। ओके, डन। चलो, तो हमने क्या कर दिया बेटा, हमने बस ना फर्स्ट वाली रिएक्शन को रिवर्स किया है और सेकेंड वाली रिएक्शन हमने एज इट इज लिखी है। अब क्या करेंगे मैम, अब क्या कर सकते हैं, अब मैं इसको अगर प्लस कर दूं, अगर मैं इस टोटल रिएक्शन को प्लस कर दूं तो यहाँ पे देखो फटाफट से क्या आ जाएगा मैम, ये आ जाएगा, इसको ना दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ये आ जाएगा 2Fe प्लस Al2O3। ठीक है, ये पूरा लिखा, प्लस 2Al प्लस 3/2O2। ओके, इट गिव्स, क्या देगा ये, 2Al प्लस Fe2O3 प्लस Al2O3। ठीक है, ये दे दिया। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें कट सकती हैं तो मुझे बताओ, क्या क्या चीज़ें हम इसको कट आउट कर सकते हैं। तो मैम 2Al से 2Al कट सकता है, वेरी गुड। और क्या कट सकता है, Al2O3 से Al2O3 कट सकता है। तो मैं फाइनल रिएक्शन जब लिखूंगी तो ये तो मैजिक हो गया। ये कितना आ गया, 2Fe प्लस 3/2O2 गिव्स Fe2O3। और चलो यहाँ देखते हैं फटाफट से, ये देखो 2Fe प्लस 3/2O2 गिव्स Fe2O3। क्या ये दिया हुआ है आपको? और हमने जब इसको ओवरऑल कैलकुलेट किया तो हमारी रिएक्शन भी तो यही आ रही थी, हमारी रिएक्शन भी तो यही आ रही है। ठीक है, अब मुझे डेल H कैलकुलेट करना है ना, तो डेल H कितना हो जाएगा, जो आपका फॉर्मेशन वाला है, जो आपका ये रिएक्टेंट वाला है, इसको मैं लिखूंगी 847 पॉइंट, कितना दिया है, 847.6। ठीक है, प्लस कर देंगे इसको किसके साथ, -670 के साथ। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये इसको कैलकुलेट करो फटाफट से, कितना आ गया, 822.4 किलो जूल। डन, ये आ गया आपका डेल H, ये आ गया डेल H। तो आपको पता है इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, बस रिएक्शन को थोड़ा सा ऊपर नीचे बैलेंस, मतलब ऊपर नीचे करके लिखना था आपको, ताकि ये जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन आ सके। ठीक है, तो रिएक्शन को थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे करके लिखना है, बाकी
बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार ये, अगर तुमने एक बार उसको देख लिया अच्छे से और खुद से प्रैक्टिस करके देखा ना, खुद से लिख के देखा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, प्रेशर, वॉल्यूम एंड मास, टेम्परेचर। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती है जो कि डिपेंड नहीं करती किस पे, अमाउंट ऑफ मैटर पे, और एक्सटेंसिव क्या होती है जो कि डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मैटर पे, ठीक है। कैसा? प्रेशर को देखो, प्रेशर क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि डिपेंड नहीं करती ना कितना अमाउंट है, उस पर डिपेंड नहीं करती, प्रेशर उतना ही रहने वाला है। एक प्रेशर कुकर है, उसका प्रेशर भी तो उतना ही रहता है, चाहे अपन उसमें कम चावल डालें चाहे उसमें ज़्यादा चावल डालें, उससे मतलब ही नहीं है ना, उसको अमाउंट ऑफ मैटर से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ उसका प्रेशर एक बना दिया कि इतना प्रेशर है इस कुकर का, या वैक्यूम पंप का इतना प्रेशर है, तो वही सेम रहता है, वो डिपेंड नहीं करता अमाउंट ऑफ मैटर पे। उसके बाद वॉल्यूम देखो, क्या है ये? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर वॉल्यूम को डिवाइड किया तो डिवाइड हो जाएगा। अगर मैंने एक बीकर में 1 लीटर वॉल्यूम लिया और उसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 500 ml आ जाएगा, यहाँ पे 500 ml आ जाएगा, ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद मास की बात करते हैं। मास भी क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो डिवाइड हो जाएगा ना। तुम्हारी बास्केट में 1 किलो टमाटर थे, है ना, तुम्हारी बास्केट में क्या थे? 1 किलो टमाटर थे, तो तुमने एक और बास्केट कर ली उसकी। तुम्हारी बास्केट में क्या थे? 1 किलो टमाटर थे, अब तुमने उसको हाफ हाफ कर लिया, तो यहाँ पे हो गए 500 ग्राम टमाटर और यहाँ पे भी हो गया 500 ग्राम टमाटर, हाफ हाफ हो गया, अमाउंट डिवाइड हो गया। तो मास भी क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो डिपेंड नहीं करती है अमाउंट ऑफ मैटर पे। तुम्हारे रूम में जो भी टेम्परेचर होगा, अब तुम उसको डिवाइड कर दो, तो ऐसे थोड़ी ना होगा कि यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। टेम्परेचर सेम रहने वाला है, एकदम कॉन्स्टेंट है टेम्परेचर। तो यहाँ देखो कहता है क्या, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ओके। अब क्या बोला है? डिफाइन स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है? इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुज वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। सिर्फ फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करती है, एंड नॉट ऑन द पाथ टेकन। जो भी पाथ फॉलो किया है उसने, उस पर डिपेंड नहीं करती। जो भी इनिशियल वैल्यू है और जो भी फाइनल वैल्यू है उसी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। उसी पे डिपेंड करता है क्या? आपका स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन क्या है? स्टेट फंक्शन इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस whose properties, whose values depends only on the initial and the final state of the system and not on the path taken. एग्जाम्पल देखो इसका क्या है? एंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, तो ये क्या है आपके? ये स्टेट फंक्शन है बेटा। और ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा 4 मार्क्स का, क्योंकि देखो कितने सारी चीजें दी हुई हैं इसमें। 2 मार्क्स तो आपके किससे हो गए? देखो 2 मार्क्स करके डिवाइड करती हूँ मैं, आपका 1 मार्क का ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो है ना, ये भी मान लेते हैं यार कितना का हो गया जाएगा, ये 1 मार्क का मान लेते हैं, 1 मार्क का हो गया, या फिर तुम 1.5 मार्क का मान लो, और ये भी हो गया आपका 1.5 मार्क का। तो हो गया ना तुम्हारे कितने? इसको 2 मार्क का मान लो, 1, हाँ ठीक है, नहीं एक सही था। तो ये हो गया आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो पता है कभी भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि पूरा एक कुछ तो डेरिवेशन दे देंगे, वो हमेशा टुकड़ों में पूछते हैं। चाहे वो 2 डेफिनेशंस पूछ के एक न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, चाहे वो आपसे 4 डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, चाहे वो आपसे एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं, इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचा करो कि अरे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो बहुत बड़ा आएगा तो हम कैसे करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। क्या बोला है? डिफाइन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आपको क्या करना है? एक आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन करना है। 3 moles of an ideal gas are expanded isothermally from 15 dm cube to 20 dm cube at constant external pressure at 1.2 bars. Calculate the amount of work in joules. आपको जूल में कैलकुलेट करना है क्या? अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है। तो चलो फटाफट से इसको कैलकुलेट करते हैं। जूल में कितना आएगा आपका अमाउंट ऑफ वर्क, वो अपन देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। देखते हैं, चलो। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बेटा? एक आइसोलेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज नीदर हीट नॉर मैटर। ना ही वो हीट एक्सचेंज करता है और ना ही वो मैटर का एक्सचेंज करता है, और उन्हीं सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम्स बोलते हैं। जैसे कि आपका थर्मस है। थर्मस क्या होता है? थर्मस में ना ही हीट, देखो हमने अगर मानो उसमें गर्म पानी भरा, तो वो गर्म पानी बहुत टाइम तक रहता है ना, गर्म पानी एकदम काफ़ी टाइम तक रहेगा, ना ही उसमें कोई मैटर एंटर कर रहा है। तो ऐसे सिस्टम्स जो कि जिसमें ना ही हीट और ना ही आपका मैटर एंटर कर सकता है, ना ही बाहर जा सकता है, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम्स बोलते हैं। इज दिस क्लियर? चलो
3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, आपको क्या दिया है यहाँ पे 3 मोल दे दिया है। उसके बाद क्या दिया है ये एक्सपैंडेड आइसोथर्मली फ्रॉम 15 dm क्यूब, तो फ्रॉम मतलब क्या V1 दिया है आपको 15 dm क्यूब दिया है टू 20 dm, सॉरी V2 क्या दिया है आपको 20 dm क्यूब दिया है, 20 dm क्यूब दिया है, ठीक है। एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है दैट इज 1.2 बार, 1.2 बार कैलकुलेट करना है आपको क्या, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो आपको मैंने अभी सिखाया ना क्या होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन वर्क डन वर्क डन क्या होता है P एक्सटर्नल डॉट V2 माइनस V1, यही होता है। चलो यहाँ पे फटाफट से लिख दो ना यार, कितना क्या दिक्कत है इसमें, 1.2 इंटू V2 कितना दिया है मैम 20 दिया है, पॉइंट सॉरी पॉइंट नहीं माइनस 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 15, बहुत बढ़िया, माइनस 1.2 इंटू यहाँ पे देखो 5, तो ये हो जाएगा कितना 12 5 60, 60 ये आ गया आपका, ये आ गया, ठीक है 6, तो ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा -6 बार dm क्यूब, -6 बार dm क्यूब। लेकिन आपको एक और चीज़ देखो, आपको दिया है जूल में कैलकुलेट करना है, तो क्या हम जूल्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या, हम बिल्कुल जूल में कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 बार dm क्यूब कितना होता है बेटा 100 जूल होता है, कितना होता है 100 जूल्स होता है। तो यहाँ देखो 6 कितना हो जाएगा मैम 600 जूल्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600 जूल्स हो जाएगा, इज दिस क्लियर। तो और ये वर्क डन आ गया आपका फाइनल दैट इज -600 जूल्स। अब मुझे बताओ, तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये जो वर्क डन है, ये जो आया है ये बाय द सिस्टम है या ऑन द सिस्टम है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे फटाफट से टाइम स्टैम्प्स करके कि ये ऑन द सिस्टम है, ये ऑन द सिस्टम है या फिर ये बाय द सिस्टम है। तो सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है कि सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, वो आप मुझे बता देंगे कि ये जो वैल्यू आई है इससे हमें सीखना चाहिए, फिर इससे हमें बताना आना चाहिए कि ये ऑन द सिस्टम है या फिर बाय द सिस्टम है। तो इतना इजी क्वेश्चन था और ये पता है आपको 3 मार्क्स में आ सकता है, बहुत ईजी है, बहुत मस्त वाला क्वेश्चन है ये। आइसोलेटेड सिस्टम पूछा है और सिंपल सा फॉर्मूला क्या है मैम, फॉर्मूला तो सिंपल यही है हमारा, वर्क इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, और यही फॉर्मूला आपको बहुत बार लग जाएगा। जब आप गिवन लिखते हो ना, देखो बेटा गिवन जैसे ही लिखा तो गिवन जब लिखोगे तो आपको ना एक फॉर्मूला क्लिक होता है दिमाग में, और 2-3 फॉर्मूलाज ही हैं बस। इस वाले जो थर्मोडायनेमिक्स आपका चैप्टर है ना, इसमें 2-3 फॉर्मूलाज ही हैं बस, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो आप इसको बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। 0.022 kgs of CO2 is compressed isothermally and reversibly at 298 Kelvin from initial pressure of 100 kilopascal when the work obtained is 1200 joules. Calculate the final pressure calculate करना है। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो बेटा, मास दिया है आपको, किसका दिया है, मास ऑफ CO2 दिया है, किसमें kgs में दिया है। तो यार इसको सबसे पहले तो ग्राम में कन्वर्ट कर ले, क्या कितना हो जाएगा 22 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या दिया है आपको, टेम्परेचर दिया है कितना 298 केल्विन दिया है, कितना दिया है 298 केल्विन दिया है। उसके बाद प्रेशर कितना दिया है मैम 100 किलो पास्कल दिया हुआ, सारी गिवन जो है ना वो आप लिख लोगे। वर्क कितना दिया है 1200 जूल्स दिया है। आपको फाइनल प्रेशर बताना है, तो ये इनिशियल प्रेशर होगा और आपको P2 बताना है, आपको क्या बताना है P2 बताना है, ठीक है। एक चीज देखो बेटा, वर्क जो है, वर्क कितना होता है मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, nRT ln P2 अपॉन P1, ठीक है। वर्क क्या हो जाएगा आपका nRT ln P2 अपॉन P1। अपन को सारी चीजें दी हुई हैं, सारी चीजें, लेकिन मैम हमको नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं दिया है, तो क्या हम नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते यहाँ से। गिवन मास कितना है 22, CO2 का मोलर मास कितना होगा, CO2 कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32, तो 32 प्लस 12 कितना हो गया 44। नहीं आया समझ में, CO2 ठीक है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 12 प्लस 32 मतलब कि 44, तो ये हो जाएगा आपका 44 मतलब कि 0.5, सही है कि नहीं बताओ। चलिए यहाँ लिखते हैं, ये आ गया आपका 1200 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं 0.5 आए हैं, ठीक है। आर क्या होता है मैम 8.314 जूल कैल्विन पर कैल्विन पर मोल, ठीक है, जूल पर कैल्विन पर मोल होता है। उसके बाद इनटू टेम्परेचर कितना है 298 कैल्विन है, डन। फिर लॉन P2 आपको निकालना है बेटा,
अपॉन P1 कितना दिया है, 100 दिया हुआ है। ये बस खत्म। ये यहाँ तक आपने अगर कर लिया ना तो आप आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। बस यहीं तक तो उसको लाना था, बस इसको यहीं तक लेके आना था, ठीक है। अब सारी चीज़ें लॉन P2 की तरह रखो, सारी चीज़ें इधर लेके चले जाओ, सारी चीज़ें इधर लेके चले जाओ और इसको आप कैलकुलेट कर लो। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1200 इज इक्वल्स टू 12387 लॉन P2 अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1200 अपॉन 1238 लॉन P2 अपॉन 100। इज दिस क्लियर? बताओ, इज दिस क्लियर और नॉट? सही है? बताओ यार मुझे। यहाँ तक हमने क्या किया, ये देखो, ये जो आपका P2 था बेटा, ये आपका लॉन P2 अपॉन 100। अब यहाँ से हम कैसे निकालेंगे आंसर, यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो लॉन P2 जो है आपका, लॉन P2 अपॉन 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा आपका कुछ 0.9 समथिंग आएगा, ठीक है। 0.969 समथिंग आएगा आपका ये, ओके। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लगा दोगे एंटी लॉग। क्या लगाना है आपको, यहाँ पे एंटी लॉग लगाना है। तो एंटी लॉग जब आप लगाओगे ना यहाँ पे, ये हो जाएगा P2 अपॉन 100। लॉन को उधर भेजोगे, एंटी लॉग पे जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 2.65 समथिंग होगा, 2.65। अब P2 कितना हो जाएगा मैम, P2 हो जाएगा आपका 265.5 किलो पास्कल, ठीक है। ये आ गया P2, क्लियर है। तो हमको बेसिकली यहाँ पे एंटी लॉग लगाना था, हमको यहाँ पे क्या लगाना था, एंटी लॉग लगाना था। इज इट क्लियर? बताओ यस और नो। नोट कर लिया आपने? इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगी फिर। और फिर इसको अच्छे से कैलकुलेट करके आप एक बार देख लेना, ठीक है। कैलकुलेट करके आप देख लेना कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग दिस इज इक्वल्स टू दिस। कैलकुलेट द CCl। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको CCl बॉन्ड एंथैल्पीज कैलकुलेट करना है। तो बॉन्ड एंथैल्पीज आर इतना, मतलब कि देखो CH का दिया है, Cl का दिया है, HCl का दिया है, आपको इन सब का दे दिया। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको CCl का कैलकुलेट करना है। चलो एक बार लिखते हैं यहाँ पे फटाफट से। CH4 प्लस Cl2 गिव्स CH3Cl प्लस HCl। आपको कैलकुलेट करना है CCl बॉन्ड एंथैल्पीज, ठीक है। किसका कैलकुलेट करना है, CCl, देखो ना इसका कैलकुलेट करना है आपको, CCl की बॉन्ड एंथैल्पीज कैलकुलेट करना है। चलो बहुत ईजी है बेटा, हमने जो फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखा था ना वही लिखना है। द बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है स्टार्टिंग में माइनस समीशन ऑफ जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जो बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, जो बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो बॉन्ड ब्रेक की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करूं, मतलब कि स्टार्टिंग में देखो जो आपका रिएक्टेंट साइड पे है, तो कार्बन और हाइड्रोजन का दिया हुआ है क्या, देखो यहाँ पे मैम 414 दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। कितना है, 414 प्लस Cl का दिया है क्या, 243 दिया हुआ है, ठीक है। 243 दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा, ये 7, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 657 हो गया, ठीक है 657। चलो बॉन्ड फॉर्म्ड का बॉन्ड आपका फॉर्म्ड की बात करते हैं, बॉन्ड फॉर्म्ड की बात करते हैं, जो कि बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो बॉन्ड फॉर्म में देखो बेटा, बॉन्ड फॉर्म में आपको ये तो निकालना ही है, ये तो आप इसको x रख दो। और यहाँ पे देखो ये कितना है, H और Cl का 431, कितना है 431, ठीक है। क्या आपको टोटल दिया हुआ है, टोटल डेल H भी दिया है हमको। तो यहाँ पे देखो डेल H इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ जो आपका ये है रिएक्टेंट लिख देते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट माइनस समीशन ऑफ द प्रोडक्ट, समीशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट ये आपका जो डेल H है ये जाएगा -104 इज इक्वल्स टू, इसका कितना था मैम 657 माइनस इसका कितना था मैम x प्लस 431। एक सेकेंड इसको अच्छे से लिखते हैं ज़रा, x प्लस 431, देखो x प्लस 431 समझ में आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, तो सिंपल है, चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। 104 इज इक्वल्स टू 657 माइनस x माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा 431, ठीक है। -104 इज इक्वल्स टू, अब देखो बेटा इसको आप माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 में से 1 माइनस करो 6 हो जाएगा 2 और ये 2, ठीक है, माइनस x, इसको इधर लेके चले जाओ फटाफट से। 104 माइनस 226 इज इक्वल्स टू माइनस x, फटाफट से प्लस करो यार जल्दी से, ये कितना हो जाएगा 0 1
3, ये हो जाएगा 3 और x, तो x कितना आ गया आपका 330 किलो जूल मोल इनवर्स आ गया, 330 किलो जूल मोल इनवर्स आ गया। सही है कि नहीं बताओ। तो हमने जितने भी क्वेश्चंस अभी करे हैं ना, हमने जितने भी क्वेश्चंस अभी करे हैं उसमें आपने देखा होगा कि ये फॉर्मूला बहुत बार यूज हुआ है, प्रोडक्ट का और जो आपका रिएक्टेंट का वो माइनस करके उसको, मतलब प्रोडक्ट के प्लस करके रिएक्टेंट की प्लस करके दोनों को माइनस कर दो। ये बहुत बार यूज हुआ है और हर क्वेश्चन में यही लगने वाला है। तो बॉन्ड एंथैल्पीज आपको दे दी गई हैं, आप बस समीशन करके उसको लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, राइट द एक्सपेंशन शोइंग रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड द इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर गैशियस फेज रिएक्शन। ठीक है, तो आपको लिखना है फॉर गैशियस फेज रिएक्शन के लिए क्या होने वाला है आपका एंथैल्पी चेंज। चलो देखते हैं। तो हमको यहाँ बताना है क्या, रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन डेल एच एंड डेल यू। जो आपका एंथैल्पी है और इंटरनल एनर्जी है उनके बीच में क्या बताना है, एक रिलेशन बताना है। क्या होता है बेटा, डेल एच इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल वी। ठीक है, डेल एच इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी को कैसे लिख सकती हूँ मैं, v2 माइनस v1 लिख दिया। यहाँ देखो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डेल यू प्लस पी v2 माइनस पी v1। सही है। अब पी वी क्या होता है बेटा, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है। अगर मैं पी वी वन के लिए लिखूँ तो ये हो जाएगा एन वन आर टी, अगर मैं पी वी टू के लिए लिखूँ तो ये हो जाएगा एन टू आर टी। सही है क्या, यहाँ देखो दोनों चीजें लिख दी मैंने। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये हो जाएगा पी वी टू की जगह मैंने क्या लिख दिया, एन टू आर टी माइनस एन वन आर टी। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे n2 माइनस n1 को हम ब्रैकेट में ले लेंगे RT। बताओ सही है। तो ये क्या है आपका डेल NG है ना, मतलब कि डेल इसको प्लस डेल NRT। सही है कि नहीं बताओ। डेल U प्लस डेल NG, क्योंकि हम गैसियस एटम की बात करें तो हम यहाँ लिख देंगे G, और ये हो जाएगा डेल H। तो डेल H इज इक्वल्स टू डेल U प्लस डेल NG RT। ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन डेल H एंड डेल U। तो इस वाले चैप्टर में दो जो आपकी डेरिवेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्क डन मैक्सिमम, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन जो हमने निकाला था W इक्वल्स टू 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये वाला डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन डेल H एंड डेल U, और ये आपको डायरेक्टली पूछेंगे, ये आपको डायरेक्टली ही पूछेंगे, इसलिए आपको ये करते आना चाहिए कि 2 मार्क्स में आपको पूछ लेंगे ऐसे, या फिर आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी 2 मार्क्स में पूछेंगे। ठीक है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या है, डिवाइड कर देते हैं ऐसे करके, तो उसमें भी 2 करके, तो 2 मार्क्स में आपको ये पूछ लेंगे। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइन कन्वेंशन व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। तो ऑन द सिस्टम की बात करिए, सिस्टम के अगर ऊपर वर्क डन हो रहा है बेटा, सिस्टम को सुंदर बनाया जा रहा है, तो अगर सिस्टम को सुंदर बनाया जा रहा है तो वर्क हो जाएगा पॉजिटिव, वर्क हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है ना। सिस्टम अगर काम करेगा तो नेगेटिव होगा, लेकिन सिस्टम पे काम किया जा रहा है तो वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट, हाउ मच हीट इज इवॉल्व्ड व्हेन 12 ग्राम्स ऑफ CO रिएक्ट विथ NO2। चलो यहाँ पे आपको रिएक्शन ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है, रिएक्शन आपको यहाँ पे ऑलरेडी दे दी गई है। क्या बोला है आपको, हाउ मच हीट इज इवॉल्व्ड, हाउ मच हीट इज इवॉल्व्ड व्हेन 12 grams of CO react with NO2। चलो, तो मैंने बोला बेटा कि 4 moles, ये देखो 4 moles of क्या, CO2, सॉरी CO, 4 moles of CO जो है आपको कितना दे रहा है, आपको दे रहा है ये 1200 किलो जूल्स ऑफ हीट। 4 मोल ऑफ CO कितना दे रहा है, 1200 किलो जूल ऑफ हीट दे रहा है। आपको निकाला है हाउ मच हीट इज इवॉल्व्ड इन 12 ग्राम ऑफ CO। 12 ग्राम CO में कितना हीट होगा, तो सबसे पहले इसका मोल्स निकालते हैं। मोल्स कितना हो जाएंगे CO के, मैम 12 अपॉन कितना बेटा इसका CO का बताओ, 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे यह आ जाएगा 3/7 मोल्स। ठीक है, इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हो। तो अगर मैंने बोला कि
4 मोल ऑफ CO हमें दे रहा है 1200, हमें 4 मोल ऑफ CO अगर 1200 दे रहा है बेटा, तो 3/7 मोल कितने देगा, कितने देगा मैम, -1200 अपॉन 4 इंटू 3/7। इज दिस क्लियर? कितना हो जाएगा, इसको काट दो, 300, ये आ जाएगा आपका -900 अपॉन 7। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 128.57 किलो जूल। सिर्फ इतना से करना था आपको, सिर्फ इतना से करना था कि अगर 4 मोल यहाँ से, अगर 4 मोल आपको 1200 किलो जूल हीट मतलब रिलीज हो रही है उसमें, तो 3/7 कैसे कैलकुलेट किया मैम हमने, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए अपन ने CO के, तो 1 मोल का हो गया ना ये, 1 मोल का हो गया ना ये, तो देखो CO के मोल्स निकाले अपन ने कितने, 3.7 आ गए, बस आप इसको कैलकुलेट कर दोगे, अभी खत्म हो गया। और ये आपको 2 मार्क्स में आएगा ये वाला क्वेश्चन भी, ये आपको 2 मार्क्स में आ सकता है या फिर आपको ये 1.5 मार्क्स में आ सकता है आराम से, ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया था अपना क्वेश्चन। आई थिंक वो वाला क्वेश्चन कहाँ चला गया, रुको जरा एक सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन तो सेम हो गया अपना, जो डेल H इज इक्वल्स टू डेल U प्लस डेल NG/RT, ठीक है। एक और क्वेश्चन था यार, इसमें पता नहीं वो मिल नहीं रहा है, एक और क्वेश्चन है बेटा, मैं बता रही हूँ, आपको बताना है कि अगर कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो आपका जो आपका एंट्रोपी होगी, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो आपकी एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, मतलब पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी कि जीरो होगी। तो जब भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है उसके लिए एंट्रोपी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है बेटा, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जैसे हुआ एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस। एंट्रोपी का क्या मतलब होता है, रैंडमनेस, मतलब कि डिसऑर्डर्डनेस होता है, डिसऑर्डरनेस होता है। तो एंट्रोपी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। तो ये थे आपके सारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसमें पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी, एक तो जो आपका डेरिवेशन था मैक्सिमम वर्क के लिए, दूसरा आपका जो रिलेशन बिटवीन ये इंटरनल एनर्जी एंड क्या है आपका दूसरा एंथैल्पी चेंज इसके बीच में, उसके बाद जो आपका फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो, तो हमने 2-3 क्वेश्चंस उसी के ऊपर देख लिए, और मोल्स कि मोल्स कैसे निकालोगे। तो ये 3-4 चीजें अगर आपने कर ली थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि बेटा ये 8 से 10 मार्क्स का आता है, बहुत ज्यादा, 8 मैक्सिमम मार्क्स 8 से 9, ठीक है, 8 से 9 मार्क्स का आता है और बहुत ज़्यादा वेटेज चाहिए। तो अगर आपने ये कर लिया, CET में भी ऐसे ही है, CET में भी आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, तो फिर यार सच में समझ लो कि आपकी सच में बल्ले बल्ले ही है ये, ठीक है। चलो एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका वेदांतु के एप्लीकेशन पे जो संकल्प बैच चल रहा है, वेदांतु के एप्लीकेशन पे बेटा जो संकल्प बैच चल रहा है, उसमें अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है वो मैं जानना चाह रही हूँ कि आपने रजिस्टर क्यों नहीं किया है अभी तक, क्योंकि इसमें आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। इसमें आपको अगर मैं बताऊँ तो आपको बेटा लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे, आपको इसमें सारे के सारे लेक्चर नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या मिल रहा है, लेक्चर नोट्स मिल रहे हैं, और सारा डिजिटल मटेरियल मिल रहा है। उसको लाइन देते वो चाह नहीं रहा है कि मैं लिखूँ इस पर, है ना, तो डिजिटल मटेरियल मिल रहा है। उसके बाद क्या क्या मिल रहा है आपको, एक AIU पावर्ड क्लासरूम है ये, जहाँ पे आपको फुल फोकस होने का मौका दिया जाएगा कि आपको फुल अटेंशन मिलेगा, ठीक है। कैसा, डिजिटल नोट्स के थ्रू। फिर उसके बाद लेक्चर नोट्स आपको मिल जाएंगे पूरे, फिर स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, सिलेबस मिल जाएगा आपको, पूरा स्केड्यूल कि कब कौन सी क्लासेस हो रही हैं ताकि आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सको। उसके बाद आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, एक्सक्लूसिव टेलीग्राम कम्युनिटीज़ में आपको ऐड किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको संकल्प बैच में मिल रही हैं, और संकल्प बैच क्लास 12th वालों के लिए वेदांतु की एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आपको कुछ भी फीस पे नहीं करनी है, ठीक है। तो ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल कुछ भी फीस पे नहीं करनी है। इसमें जाके आप फटाफट से जाओ और रजिस्टर कर लो। एक और बहुत बढ़िया स्कॉलरशिप है, दैट इज द MVSAT टेस्ट।
ये क्या है? मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जहां पे आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल रही है। और यहाँ पे बेटा आप अपने सपनों को एकदम बोलते ना कि यार आकार दे दोगे, तो आपको इतनी बढ़िया स्कॉलरशिप मिल रही है। आपको सरप्राइजेस मिलेंगे इसमें, आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलेगा जहाँ पे आपको पूरा एनालिसिस बना के दिया जाएगा आपको, जैसे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपका सिटी वाइज रैंक, आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें पूरा, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, चाहे वो जेईई हो चाहे वो नीट हो, तो आप उसमें जाके रजिस्टर करो, क्योंकि ये एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक तो आपकी कोई भी फीस नहीं लग रही है इसमें, कोई भी आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ रहा है ना, इसमें कुछ भी नहीं देना। तो सिंपली जाओ रजिस्टर कर लो। और इसकी जो एग्जामिनेशन डेट है दैट इज 2nd, 3rd, 4th, 10th एंड 11th ऑफ अक्टूबर। और लास्ट डेट जो है इसमें रजिस्टर करने की दैट इज 30th ऑफ सितंबर। तो कि बहुत पास में ही आ गया है, ठीक है, 1 महीना बचा हुआ है। फटाफट से जाओ इसमें एनरोल कर लो यार, इसमें एनरोल कर लोगे तो आपके लिए बहुत बहुत सही हो जाएगा। ये बहुत मस्त वाला स्कॉलरशिप मिल रही है इसमें, तो क्या दिक्कत है इसमें एनरोल करने के लिए, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको फटाफट से कर लेनी है। एक तो आपको संकल्प बैच रजिस्टर करना है और दूसरा आपको MVSCT में रजिस्टर करना है। आपको बस वहाँ पे जाना है, इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी होगी MVSCT की, वहाँ पे क्लिक करना है और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको एक ऐसा बॉक्स मिलेगा जहाँ पे आपका नंबर डालना है, OTP डालोगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप पर्सनल डिटेल्स फिल करोगे, कौन कौन सी सिटी में आप देना चाहते हो, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यार फटाफट से करेंगे इस सेशन को लाइक और मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे कि क्या आपको ये पसंद आया और नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए आपको, वो मुझे कमेंट डाउन करेंगे। और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है वो भी मुझे अपने जो फीडबैक है वो कमेंट डाउन करके बताएंगे, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वाली सीरीज में या फिर नेक्स्ट वाले चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।